अच्छा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। Meaning of analysis of financial statement. Analysis of financial statement is basically a study of relationship among various facts and figure as stated in the set of financial statement. In other words, it is the process to identify the financial strength and weakness of the firm by properly establishing the relationship between the elements of balance sheet and statement of profit and loss. बिजनेस का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो हम लोग क्या करेगा, बैलेंस शीट में जो फिगर्स आ रहा है या पीएल में जो फिगर्स आ रहा है वो सबको कंपेयर करेगा। किससे कंपेयर करेगा? लास्ट का 2-3 साल से कंपेयर करेगा तो पता चलेगा ना। सेल्स को सेल्स से कंपेयर करेगा, इस साल का सेल्स को लास्ट ईयर का सेल्स से कंपेयर करेगा, तभी पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, सेल्स कितना इंक्रीज हुआ है। खर्चा को कंपेयर करेगा कि जितना हम लोग का सेल्स भी इंक्रीज हुआ उस कंपेयर टू अपना खर्चा भी इंक्रीज हुआ है क्या, ठीक है। तो द एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट क्या है वो तो पता ही है हम लोग को, कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट ही है, ठीक है। और एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? 2 चीज़ है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ऑब्जेक्टिव्स घर पे पढ़ लेना ये। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, एक एक्सटर्नल एनालिसिस हो गया, एक इंटरनल एनालिसिस हो गया। एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है? जो बाहर का, कंपनी का बाहर का आदमी लोग होता है वो लोग, ठीक है। क्योंकि वर्ड ही आ गया यहाँ पे एक्सटर्नल। External analysis is done by those who does not have access to the enterprise. This group depends mostly on published financial statements and concerns investors, credit rating agencies and government agency. अभी जैसे recently अदानी का एक तो रिपोर्ट आया था ना, हिडेनबर्ग रिपोर्ट आया था कि नहीं आया था? तो ये हो गया एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है ना। ये एक अलग कंपनी है, ये रिसर्च किया किस पे? अदानी ग्रुप पे रिसर्च किया था। तो ये तो अदानी का आदमी नहीं है ना, तो ये तो बाहर का आदमी है, ये अलग एक फाइनेंशियल ये अलग एक कंपनी हो गया। तो ये जो रिसर्च किया अदानी के ऊपर, इसको बोलेगा एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है? इंटरनल एनालिसिस। जो कौन होता है? जो मैनेजर्स वगैरह लोग जो करता है, या वर्कर्स ऑफ द फर्म या एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या बोलता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज द फॉर्म ऑफ एनालिसिस व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एनालाइज्ड एंड स्टडीज फॉर द पास्ट ईयर्स. It is based on yearly data. It is also called dynamic analysis. Horizontal analysis is also known as trend analysis, which can be done by calculating ratios of few years. Vertical analysis refers to ratios developed for one date or for one accounting period. This is also known as static analysis. As the vertical analysis does not facilitate proper analysis and interpretation of figures in perspective and also comparison over a period of time, this type of analysis इज नॉट जनरली यूज। ये मतलब एक ही डेट पे, मतलब आज का एक डेट पे जो फिगर्स है और कुछ एक पहले का डेट पे जो एक फिगर्स है उसको एनालाइज करेगा, ठीक है ना। हाँ, डे के हिसाब से आज का डेट है तो उससे पहले का कुछ एक डेट को पकड़ लेगा कि उस दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो वो वर्टिकल एनालिसिस हो गया। कॉमन साइज स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल एनालिसिस। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, क्या क्या टूल्स है? कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ये 3 इस चैप्टर में आएगा। रेशियो एनालिसिस उसका नेक्स्ट चैप्टर है और कैश फ्लो उसके नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है देख लो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 तरह का बनेगा, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हो गया पीएल के साथ बनेगा और पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट के साथ बनेगा, ठीक है ना। तो वेयर द डाटा इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर कंपेयर्ड, और यहाँ पे बैलेंस शीट के साथ जो कंपेयर करेगा वो, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा? इन सच स्टेटमेंट द फिगर्स आर शोन एज फॉलोज इन एब्सोल्यूट मॉनेटरी वैल्यू, पैसा के टर्म्स में उसका वैल्यू निकालेगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालेगा, ठीक है। और उसके बाद उसका प्रोपोर्शनेट चेंजेस बाय वे ऑफ परसेंटेज। समझ गया? एग्जाम्पल देखने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब
कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल फिगर्स ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड ऑफ सेम फर्म। इसमें एक चीज़ ही है, सेम फर्म का इस साल का बैलेंस शीट या लास्ट ईयर का बैलेंस शीट को जो कंपेयर करेगा वो हो गया इंट्रा फर्म कंपेरिजन। ठीक है। इनर फर्म कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल फिगर्स ऑफ वन फर्म विद दोज ऑफ अनदर फर्म ऑफ सेम साइज एंड स्केल बिलोंगिंग टू सेम इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बहुत है ना, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री तो बहुत अलग अलग तरह का है। तो और उसमें भी डिपेंड करेगा ना, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई बड़ा बड़ा कंपनीज है, कोई छोटा छोटा कंपनीज है। तो इनर फर्म कंपेरिजन में क्या करेगा कि अपना फर्म का कोई दूसरा फर्म, सिमिलर फर्म, ठीक है, और वही मार्केट रेंज, मार्केट कैप के हिसाब से उसका सेल्स को अपना सेल्स से कंपेयर करेगा कि अपना कितना सेल्स हुआ और सामने वाला जो मेरा कंपटीटर बोल सकता है उसको, कंपटीटर का कितना सेल हुआ। ठीक है। कंपेरिजन विथ स्टैंडर्ड फिगर, कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल फिगर विथ स्टैंडर्ड और बजटेड फिगर्स फॉर द सेम पीरियड ऑफ द सेम फर्म। अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग ये भी तो बना सकता है, बजटेड फिगर्स भी तो बना सकता है। बजट बनाएगा, जैसे 2024 में हम लोग का ये टारगेट है, 2025 में हम लोग को इतना % इंक्रीज करना है। तो हम कंपेयर करेगा ना कि हम 2024 में बजट इतना का बनाया था, बट एक्चुअल में कितना हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे रिसर्च करेगा। ठीक है। पैटर्न कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल फिगर ऑफ वन फर्म विद दोज ऑफ इंडस्ट्रीज टू विच द फर्म बिलोंग्स, विद दोज ऑफ इंडस्ट्री टू विच द फर्म बिलोंग्स। अब इंडस्ट्री में जैसे IT सेक्टर में बहुत सारा कंपनीज है ना, इससे पहले एक तो था कि सेम इंडस्ट्री में, बट लेकिन उसमें सेम स्केल में था। यहाँ पे सेम स्केल में नहीं है, छोटा बड़ा जो है सबके साथ कंपेयर करेगा, लेकिन सेम इंडस्ट्री का। ठीक है। अच्छा, ये स्टेप्स देखने का दरकार नहीं है, तुम लोग जो एग्जाम्पल करेगा उसी में ये 5 स्टेप्स आ जाएगा। ठीक है ना, देखने से समझ में आ जाएगा। पहले एक एग्जाम्पल देख कर लेता है, उसके बाद एक स्टेप्स देख लेगा। ठीक है। अच्छा, while preparing comparative statement of profit and loss account, the following facts might be kept in mind. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलेगा, इट इज़ द ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, लास्ट क्लास में भी बताया था, बोलो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। अच्छा, नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वाला एग्जांपल दिया था ना कि इतना चॉकलेट है और खरीद लिया, लास्ट में इतना बच गया तो खाया कितना, याद है, वही हो गया। और दूसरा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये वाला तो समझाया था, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये समझाया था। कैसे आया फॉर्मूला बताओ, ये फिर प्रूफ करो, जैसे मैथ्स में प्रूफ करता ना, a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, प्रूफ करो, ये भी प्रूफ करो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यही तो बात है, तुम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमको भी अच्छा लगेगा तुम लोग को समझाने में। ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, यही तो है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखो, यहाँ का जो टोटल है वो यहाँ का टोटल के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर इस तरफ क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है इसलिए माइनस, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये रह गया, काट दो इसको, हटाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला निकल गया। तो ऑब्वियस सब बात है, बचा क्या, सेल्स और प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा सेल्स माइनस प्रॉफिट। एग्जाम्पल के हिसाब से कर लेते हैं। मान लो, देख लो, ओपनिंग स्टॉक है 22 रुपये का, ठीक है, हम और मान लो एक पेन का दाम 11 रुपये है, ठीक है, हम और
5 पेन खरीदा, मान लो कि 50 रुपया, उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया 5 रुपया, ठीक है। अब लास्ट में जाके मेरे पास पेन बचा है, क्लोजिंग स्टॉक में पेन बचा है, मान लो 3 पेन बचा, तो 33 रुपया हो गया, ठीक है। तो हम बेचा कितना, मान लो कि 3 पेन है, 2 3 7 4 पेन 4 पेन, ठीक है। तो 44 रुपीज़ दाम है, हम 55 में बेच दिया मान लो, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 88, और यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 88, यहाँ पे है कितना 22 27 77, ऑब्वियस बात है प्रॉफिट आएगा कितना 11 रुपया। पहला जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकालने का, तो वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 22 रुपया, प्लस परचेज कितना है मेरा 50 रुपया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 5 रुपया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 33 रुपया। 22 27 87 में 33 चला गया तो कितना 77 82, सॉरी 82 हुआ ना, नहीं 77 में 44 44 बचा, ठीक है। अच्छा ये 44 मतलब कैसे आया, देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे देख लो, ये पेन का कॉस्ट कितना है, एक पेन का कॉस्ट है ना 10 रुपया प्लस 1 रुपया होता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मेरे यहाँ पे हम पेन के हिसाब से किया है, मान लो एक पेन का दाम 10 रुपया और लाने का भाड़ा 1 रुपया लग रहा है, तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे 2 पीस पेन पड़ा है जिसका दाम हो गया 22 रुपया, ठीक है। और 10 रुपये का पेन खरीदा 5 पीस और, ठीक है, सिंपल सा बात है। उसमें भाड़ा कितना लग गया 5 रुपया, 1 रुपया करके पर पेन के हिसाब से, ठीक है। और लास्ट में जाके मेरे पास 3 पेन पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, 3 पेन पड़ा है, तो 2 पेन मेरे पास ऑलरेडी था, 5 और खरीदा कितना 7 में 3 बेच दिया, 3 बचा है तो बेचा कितना 4, और वैसा बात है 4 पेन बेच दिया, ठीक है। कितना में बेचा 55 में बेचा है। अच्छा ये जो 4 पेन बेचे इसका कॉस्ट कितना होना चाहिए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलता है। ये जो 55 रुपीज़ का जो तुम आइटम सेल किया है इसमें तो प्रॉफिट भी है, तो इसका कॉस्ट कितना हुआ वो बताओ। और वैसे बात है 4 पेन बेचा, 4 पेन को कितना में बेचा 55 में, तो 4 पेन का सेल वैल्यू 55 है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 44 रुपये। कैसे निकाला, यही सेम फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा चीज़ 55 को 11 रुपये से माइनस कर दो तब भी 44 आ जाएगा, है ना। मतलब सेल्स में से हम प्रॉफिट हटा दिया तो मेरा तो कॉस्ट ही निकल गया ना, ठीक है। तो 2 फॉर्मूला है, दोनों आगे काम आएगा तुम लोग का, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितना सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अच्छा ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला अपना 44 को 55 से माइनस करके तो प्रॉफिट निकला गया अपना, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, ऑपरेटिंग इनकम प्लस किया, चलो ये भी समझा देते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे इनकम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इनकम और एक्सपेंसेस भी 2 तरीके का है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गया, ऑपरेटिंग इनकम अपना ये सेल्स ही हो गया, सेल्स अपना ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि बिजनेस ऑपरेट करके हम लोग जो इनकम कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगा, हम फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया और उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, बट वो मेरा बिजनेस का तो, हाँ बिजनेस का प्रॉफिट है बट बिजनेस का डेली एक्टिविटी में तो नहीं आता है वो, इसलिए वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वैसे ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉस भी हो गया, जैसे फिक्स्ड एसेट को बेच के लॉस हो गया, वो सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा अपना, जैसे सैलरीज वेजेस वगैरह वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी को पूछेगा ना तो वो बता नहीं पाएगा ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग होता क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ऑपरेटिंग भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम सैलरीज भी लिख सकता है ना, सैलरीज वेजेस रेंट जनरल एक्सपेंसेस सब, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। बट यहाँ पे हम लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी तो लिख सकता है, सेल ऑफ एसेट।
सैलरीज हमेशा दे रहा है, रिकरिंग है, रेंट हमेशा देना है, जनरल एक्सपेंसेस होना ही है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। बट ये तो हमेशा नहीं होता है, साल 2 साल में ऐसा हो गया कि एसेट खराब हो गया, बेच दिया, तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट हुआ तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लॉस हो गया तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेगा, जैसे सैलरीज, वेजेस, रेंट वगैरह, और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देगा। अब जैसे कमीशन वमीशन तो मिल भी सकता है कभी, हर 1-2 महीना में मिलते ही रहता है, वो बिजनेस को चलाने के लिए रहता ही है। आज हमको अगर सेल्स बढ़ाना है, मेरा मान लो कि हार्डवेयर का शॉप है, तो ऑब्वियस बात हम क्या करेगा, यहाँ का जितना प्लम्बर है सबको बोलेगा कि तुम लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हैं सारा माल तुम मेरे वहीं से करना, तुम जो अपना कस्टमर है उसको मेरे यहाँ पे लेके आना, मेरा जितना भी माल बिकेगा हम तुमको कमीशन देगा। तो ऑब्वियस बात है वो अपना सेल बढ़ाने के लिए कमीशन दे रहा है ना, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा अपना, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, इनकम टैक्स देने के बाद वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिफर्स टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस incurred for the purpose of earning revenue from the principal activities of the enterprise such as salaries paid, telephone charges, depreciation of assets, selling and distribution expenses, bad debt, provision for doubtful debt। सारा एक्सपेंसेस ले लिया पीएल का। इनफैक्ट डेप्रिसिएशन भी पेमेंट नहीं होता, बट वो भी ले लिया है क्योंकि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है ना, क्योंकि तुम एसेट को अगर यूज़ कर रहा है तो बिजनेस का सेल्स बढ़ाने के लिए तुम यूज़ कर रहा है। आज तुम एक फैक्ट्री बिठाया है कि तुम मान लो कि राइस फैक्ट्री बिठाया, राइस बनता है पेड़ी से, तो तुम क्यों उसको चलाएगा ही नहीं, क्या तुम बोले नहीं इसका वैल्यू कम हो जाएगा हम चलाएगा ही नहीं, मिल को ऐसे कैसे रहने दो, तुम्हारा सेल बनेगा, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया, रिफर्स टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर, amortization of goodwill, patent, trademark, etc. Fictitious assets written off such as preliminary expenses, underwriting commission, discount on issue of shares और debentures। समझ गया, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग याद रहेगा। ऑपरेटिंग रेवेन्यू और या ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, refers to revenue earned from principal revenue producing activities, for example net sales of goods and services, trading commission, cash discount received from suppliers of goods, etc. ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम refers to income which are not derived from principal revenue producing activities, example rent received, interest and dividend received on long term investment, compensation of for acquisition of land। ठीक है, मेन एक्टिविटी नहीं है अपना वो बिजनेस का, ठीक है। आ जाओ, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। फॉर्मेट क्या होगा, लिखिएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी कंपनी का नाम है वो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो 2 साल का लिखिएगा वो है। पहला पार्टिकुलर्स, एब्सोल्यूट फिगर कौन सा, एक तो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर का, एक करंट ईयर, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज या डिक्रीज, प्लस या माइनस, और दूसरा परसेंटेज चेंज इंक्रीज या डिक्रीज। तो हम पहले क्या लिखिएगा, 2 साल का फिगर लिखिएगा, वो दोनों के बीच में डिफरेंस करेगा और परसेंटेज निकालेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर्स। तो हम तुमको क्या बोला था अभी थोड़ा देर पहले, ये वाला प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। पहले हम लोग क्या लिखेगा, आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, जो है पार्टिकुलर्स का में कॉलम में आएगा। 5 कॉलम था ना वहाँ पे, पहले पार्टिकुलर्स का कॉलम, फिर प्रीवियस ईयर का फिगर्स आ गया, फिर तीसरा कॉलम में करंट ईयर का फिगर आ गया, चौथा ईयर में एब्सोल्यूट चेंज मतलब डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर्स वो आ गया, और लास्ट वाला में क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। समझ गया। ठीक है, फॉर्मेट तो तुम लोग को पता ही है, इससे पहले वाला चैप्टर में किया था पीएल का फॉर्मेट, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन में जो फॉर्मेट है ना, एज इट इज ये वाला छाप देना, ठीक है। और करंट ईयर का भी फिगर और लास्ट ईयर का भी फिगर दिया हुआ ही रहेगा, एज इट इज छाप देना, बस 2 कॉलम यहाँ पे और ऐड कर देना, ठीक है। एक तो ये दोनों के बीच का चेंजेस और दूसरा परसेंटेज निकालने का। तो जो भी पीएल का जो फॉर्मेट है हम लोग वही लिखेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ये दोनों को प्लस करके यहाँ पे फिर एक्सपेंसेस लिखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड परचेज, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट,
और एक आएगा यहाँ पे, हम लिखा नहीं है शायद, वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस आ गए यहाँ पे। फिर ये सब का टोटल यहाँ हो जाएगा, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेगा, इसका और इसका टोटल के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, फिर लेस इनकम टैक्स करेगा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा अपना। ठीक है, तो इस साल का फिगर, लास्ट ईयर का फिगर सारा हम लोग यहाँ पे डाल देगा, लास्ट ईयर का फिगर, करेंट ईयर का फिगर हम लोग यहाँ पे डाल देगा। फिर हम लोग क्या करेगा, जो करेंट ईयर का फिगर है उसको लास्ट ईयर का फिगर से माइनस करेगा। ठीक है, मान लो कि पिछले साल हम लोग का सेल्स था 100 रुपया, इस साल हो गया 150 रुपया, सिंपल सा बात है। तो B माइनस ए इज इक्वल टू सी, ये सी कॉलम है, तो B कौन सा हो गया ये, और A कौन सा हो गया ये। तो कितना बड़ा कंपेयर टू लास्ट ईयर, 50 रुपया बड़ा। परसेंटेज में कितना बड़ा, C डिवाइडेड बाई ए, ये वैल्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, लास्ट ईयर से कितना बड़ा, 50%। ठीक है, सेम वैसे ही सबका करना है अपने को। इलस्ट्रेशन 1 में आ जाओ। फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2022-23 कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, अच्छा करंट ईयर कौन सा है, करंट ईयर ये हो गया, लास्ट ईयर कौन सा हो गया, लास्ट ईयर ये वाला हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में करंट ईयर यहाँ पे दे देता है और लास्ट ईयर यहाँ दे देता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना तुम लोग कि कौन सा वाला में करंट ईयर है, कौन सा वाला में लास्ट ईयर है। ठीक है, ठीक है, मान लो कि ये 2023 है और यहाँ पे 2022 है, तब तुमको ये वाला फिगर पहले लिखना पड़ेगा, फिर वो ये वाला फिगर लिखना पड़ेगा। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि कौन सा लास्ट ईयर है, करंट ईयर है। ठीक है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, लिख लेगा। अदर इनकम कुछ नहीं है, टोटल इनकम यही हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिख लिया, अदर एक्सपेंसेस लिख दिया, ये दोनों को प्लस कर दिया तो अपना टोटल एक्सपेंसेस आ गया, माइनस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स देने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया 16 लाख और 20 लाख, कितना बढ़ गया, 4 लाख बढ़ गया। परसेंटेज में कितना बढ़ा, 4 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख इंटू 100, 25%। ठीक है, समझ लो बस। एक्सपेंसेस, सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर 8 लाख, इस बार 10 लाख, कितना बढ़ गया, 2 लाख बढ़ गया। तो 8 लाख से कितना में बढ़ा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100, 25% बढ़ गया। अदर एक्सपेंसेस कितना, 2 लाख, करंट ईयर में कुछ भी नहीं, कुछ तो होगा, अच्छा 1,40,000, 1,40,000 घट गया ना यहाँ पे कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो लिखिएगा फिगर 60,000 लेकिन नेगेटिव में। फिर उसके बाद 60,000 को वापस 2 लाख से डिवाइड करेगा, इंटू 100 करेगा, और जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस 30%। ठीक है, अब ये दोनों को टोटल किया, किसको, 8 लाख और 2 लाख को, 8 और 2 कितना हो गया, 10, और 10 लाख और 1,40,000, 11,40,000। अब यहाँ पे कितना बढ़ गया, 1,40,000, और फिर 1,40,000 को वापस से 10 लाख से डिवाइड किया तो 14%। ठीक है, टोटल को भी ध्यान रखना। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। कैसे आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 16 लाख को 10 लाख में माइनस किया, कितना आ गया, 6 लाख। 20 लाख को 11,40,000 से माइनस किया तो कितना आया, 8,60,000। कितना बढ़ गया, 2,60,000। फिर इसका परसेंटेज निकाला, 2,60,000 डिवाइडेड बाई 6,43। ठीक है, टैक्स 40%, कितना, 6 लाख का 40%, 2,40,000, 8,60,000 का 40%, 3,44,000, कितना बढ़ गया, 1,04,000। फिर इसका भी परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, फिर 6 लाख में से 2,40,000 टैक्स देने के बाद कितना बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 360, और इसमें कितना बचा, 5,16,000। ये दोनों में से कितना डिफरेंस हो गया, 1,56,000 का। फिर 156 डिवाइडेड बाई 3,60,000, परसेंटेज। ठीक है, इजी है। अच्छा, ये ऐसे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, 12,50,000, 10 लाख रुपया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन में लास्ट ईयर यहाँ दे दिया, करंट ईयर यहाँ दे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 10,50,000, 8 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना, 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे 20% ऑफ,
निकाल सकता है ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से मटेरियल कंज्यूम माइनस करेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। उस ग्रॉस प्रॉफिट का 25% करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया, मतलब अदर एक्सपेंसेस में आ गया। और यहाँ पे भी 20% करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। फिर इनकम टैक्स कितना 30%, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, पहले 10 लाख लिखेगा यहाँ पे और 12,50,000 यहाँ लिख लिया, ठीक है। कितना बढ़ गया, 2.5 लाख बढ़ गया। परसेंटेज में कितना बढ़ गया, 25%। टोटल में भी सेम ही रहेगा, अदर इनकम तो कुछ है नहीं। फिर उसके बाद लेस एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है 8 लाख और यहाँ पे 10,50,000, कितना बढ़ गया 2,50,000। कितना परसेंटेज में बढ़ गया 31.25। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किससे निकालेगा, 12,50,000 में 10,50,000 माइनस करो, बचा कितना 2 लाख। 2 लाख का 25% निकालो, कितना होता है आधा 50,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 लाख का है। 2 लाख का 20% करेगा तो 40,000 आएगा। तो 40,000 लास्ट ईयर का है और 50,000 करंट ईयर का है, ठीक है ना। तो 40,000 50,000 लिख दिया, ठीक है। कितना बढ़ गया 10,000 बढ़ गया। परसेंटेज में कितना बढ़ गया 25% बढ़ गया, ठीक है। टोटल कर लिया 8,40,000 और यहाँ पे 11 लाख। कितना बढ़ गया 2,60,000। फिर 260 डिवाइडेड बाई 8,40,000, 30.95। ये क्या हो गया, ये टोटल एक्सपेंसेस हो गया। ये क्या हो गया, टोटल इनकम हो गया। ये दोनों को माइनस करेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आया, 10 लाख में से 8,40,000, 1,60,000। 12,50,000 में 11 माइनस किया तो 1.5 लाख। और ये दोनों का डिफरेंस कितना आया, देखो ना, कंपेयर टू लास्ट ईयर प्रॉफिट कम हो गया ना। कितना कम हो गया 10,000। फिर 10,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, 6.25। टैक्स इसका 30% और इसका 30%, ठीक है। लास्ट ईयर टैक्स दिया 48,000, इस बार 45,000। कितना कम हो गया 3,000 होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, 6.25 ही आ रहा है। हाँ 3,000 होगा ये, ठीक है। ये होगा 3,000, ठीक है। फिर 3,000 ये नेगेटिव में है, ठीक है। 3,000 डिवाइडेड बाई 48,000, 10.42 भी नहीं होगा, ये भी 6.25 होगा, ठीक है। बुक में गलत है, हाँ। यहाँ पे भी 6.25 आएगा। फिर टैक्स देने के बाद कितना बचा 1,12,000 और यहाँ पे 1,05,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 7,000, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा 6.25 आएगा, नहीं। हाँ बुक में लास्ट में ये 7,000, ये ठीक है। ये वो 5,000 का गलत है और वो परसेंटेज का गलत है इसमें, ठीक है। बुक में नोट्स में हम वो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकाला, कितना हुआ। इलस्ट्रेशन 3, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया है, चेंजेस इन इन्वेंट्री दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है और चेंजेस इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो सब चीज़ दिया हुआ है, सेल्स परचेज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है। तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है ना, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, उसका 10% निकाल देना तो वो अदर एक्सपेंसेस हो जाएगा। उसका इसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा उसका 12% करेगा, वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। टैक्स रेट चेंजेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिस साल का जितना टैक्स रेट है उस हिसाब से लेना है। ये लास्ट ईयर का है, ये करेंट ईयर का है, सॉरी ये करंट ईयर का है और ये लास्ट ईयर का है, ठीक है। समझ गया ना कैसे निकालेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पता है ना क्या फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है यहाँ पे, जीरो ले लें, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज कितना दिया हुआ है 280, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वैल्यू तो दिया हुआ ही है 40,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, ये दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। 320 और 450, ठीक है ना। तो ये कर लेगा होमवर्क घर पे तुम लोग, इजी है। ये भी होमवर्क कर लेना। यहाँ पे चेंजेस इन इन्वेंट्री लिखा हुआ है 1 लाख और यहाँ पे तो प्लस में है, क्या करेगा सेम वही चेंजेस इन इन्वेंट्री। इसमें माइनस में 1 लाख आएगा, यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं, देखो बी माइनस ए, इसको बी को ए से माइनस करेगा तो 2 लाख माइनस फिर माइनस 1 लाख, तो कितना 3 लाख, ठीक है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम 60%। ये भी कर लेगा तुम लोग होमवर्क। आदर्श, लोकेश,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ, अदर इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60% और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60%, बस। ठीक है, एक मिनट रुको, शांति रखो। ये भी होमवर्क, ठीक है ना, और ये भी होमवर्क, ठीक है।